चीन जो है उसको हम लोग दुनिया की क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कैपिटल बोलते हैं, उसको दुनिया की फैक्ट्री बोलते हैं। चीन दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, जिसकी वजह से वो पूरे जो मोनोपोली है उसके पास आ जाती है, वो मार्केट कंपटीशन को आउटरैंक कर देता, बाहर कर देता है। तो चीन की बात हो गई। विकल्प का मतलब क्या हुआ? विकल्प यानी जो लोग कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हैं, कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हैं, उन्हें इसके सिवा भी कोई ना कोई जगह चाहिए। अब विकल्पों का मतलब होता है किस तरह के विकल्प। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकल्प? विकल्प जो होता है यानी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल, जुडिशियल, इकोनॉमिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल, ये सारे तरह के विकल्प होते हैं। ये मत समझना कि भारत सरकार ने नियम खोल दिए तो आ जाओ। हम सेज कब से बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हम कितने सालों से बना रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, चीन की आबादी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से कंस्ट्रेंट हुई, चीन में पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। अब चीन के लोग 10 रुपए में काम करने को तैयार नहीं है। चीन कह रहा भाई मिनिमम हमें 40 रुपए चाहिए। अब जो कंपनी है वो चुन रही है कहीं 10 रुपए वाला लेबर मिल जाए। लेकिन सिर्फ लेबर से काम नहीं होगा, सरकार मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई डिसीजन लिया, सरकार कल को मिली जुली सरकार है, धड़ाम से गिर गई, दूसरी सरकार बोले हम चीन का विरोध करते हैं और हम जो है फलानी कंपनी का, अमेरिका का विरोध करते हैं। हमारे वामपंथी दल है तो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, तो बोले हम ये पॉलिसी, तो भैया उसका सारा पैसा फंस जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, भारत में है अभी। जुडिशियल मतलब कानून व्यवस्था पारदर्शी हो, सुनवाई हो, ऐसा नहीं किसी को उठा के अंदर बंद कर दिया, तानाशाही, गला काट दिया, नहीं। तो भारत में ये भी है। इसके बाद भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों तेजी से चेंज हो रही है। अभी अगर आज इसी न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट आया अमिताभ कांत साहब का, जो हमारे नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि G20 मंच का हम इस्तेमाल करेंगे भारत की डिजिटल ताकत को पूरी दुनिया में बताने के लिए। जैसे हमारा यूपीआई पूरी दुनिया में छा गया है, अब हम कई देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहे हैं ताकि हम डॉलर को चैलेंज कर सके। हाँ या ना? सुनते जा रहे हो? समझ में आ रहा है मैं कितनी गहरी बातें कर रहा हूं? जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं वो आज तैयारी बंद कर दें, अपनी किताबें कबाड़ी वाले को बेच दें या किसी को सेकंड हैंड बेच दें, भला होगा उसका कम से कम। ठीक है, ये बिल्कुल कह रहा हूं, लिख लो आज की डेट में। अगर तुम्हें न्यूज़पेपर, तुम्हारे पास आर्गुमेंट ही नहीं रहेगा। और जो लोग 199 रुपए बचा रहे हैं उनका तो खैर जो होगा वो ऊपर वाला ही जानेगा। तो अब जो बता रहा हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपके पास एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट जो है, कल हमारी बात हुई थी राष्ट्र की सरकार, राष्ट्रवाद की सरकार। जरा देखो, भारत में अचानक से लिथियम के भंडार मिलने लगे। अभी आपने देखा कि दुर्लभ मृदा तत्व भी मिले। भारत में नई नई खोजें हो रही हैं। और एक खबर और आई है, जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध यूपीएससी के क्वेश्चन से है। इसी में एक छोटी सी खबर और आई है, और वो खबर यह है कि वो खबर कहती है कि भारत अगले कुछ सालों में 2024-25 में, ये देखो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, 2024-25 में कोयले का निर्यातक हो जाएगा। कल मैंने बताया था, कारगिल वॉर के बारे में बात की थी, तो ये निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन जाएगा। इसका मतलब है, एक्सपोर्टर मतलब क्या है? अगर कोई कहे भाई मैं कांग्रेस वाला हूं, बीजेपी वाला हूं, आम आदमी पार्टी वाला हूं, हो सकता है तुम्हारी राजनीति में, लेकिन कोयला अपनी जेब में लेके थोड़ा ना कोई घूम रहा है, या ले आके धीरे से खदानों में डाल दिया, अरे रख दो यार, मोदी जी के नाम पे रख देते। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कोयले को बनने में बहुत करोड़ों लाखों सालों की प्रक्रिया लगती है, मेटामॉर्फिज्म होता है, जो ज्योग्राफी थोड़ा भी जानता होगा कि फॉसिल फ्यूल्स को दबते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाके कोयले में परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब है भारत में था, भारत में था। ये लिथियम ऐसा थोड़े ना कि जाके रात रात में जो है वो किसी ने निकाल के किसी से भर दिया, भारत में था। लेकिन चूंकि हम राष्ट्रवादी नीतियों के साथ नहीं जुड़े थे, हम क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में जुड़े हुए थे, हमारे पास कोई एक बहुत लंबी सोच नहीं थी, और भारत के ऊपर गर्व, जो वैज्ञानिक थे हमारे समुदाय, वो बेचारे डरे हुए थे। आज उनको ताकत मिल रही कि कोई राष्ट्रवाद को सुनने जा रहा है। वैज्ञानिक समुदाय बहुत ही राष्ट्रभक्त समुदाय होता है, तो आज वो नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। भारत में देखिए अचानक से खोजें बढ़ गई, भारत रक्षा निर्माण का जो है अब निर्यात कर रहा है। ये देखिए खबर, देखिए क्या बता रहा है, जबरदस्त खबर है। ऊर्जा के मामले में आज भी 60% ऊर्जा कोयले पे डिपेंडेंट है।
और अगर भारत कोयले का निर्यात करने लगेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ ये दुनिया भर की जरूरतों को भी पूरा करेगा। हम बी से ए पर आ जाएगा। अभी हम बी पोजीशन पे हम आयात कर रहे हैं, तो हमें उन ऊर्जा नीतियों के लिए उनके सामने, जर्मनी के सामने हम क्यों दब के रहते थे? क्योंकि कोयला आता था, राइन घाटी से कोयला हमारे पास आता था। जो भी ज्योग्राफी थोड़ी बहुत भी जानता होगा, हम रशिया से देख रहे हैं, हम हर जगह से डील कर रहे हैं। अब जब हमारे पास ही रहेगा तो हम मार्केट में लड़ाई करने उतरेंगे। अब हम तुम कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। पहले वो मालिक थे, हम नौकर थे, वो दाता थे, हम लेने वाले थे। लेकिन अब हम भी दाता हो गए। ये किसी राष्ट्र के आत्मसम्मान, चाहे आर्थिक आत्मसम्मान हो चाहे वो राजनीतिक सम्मान हो, ये दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो कितनी गहरी बात है? तो आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? तो भारत के पक्ष में आ रहा है। तो भारत जब ये सारा टिक वो करते हैं, यार सब कुछ ठीक चल रहा है, सोसाइटी भी ठीक चल रही है, प्रोग्रेसिव है, डिजिटल क्रांति हो रही है, भारत में स्टार्टअप हो रहे हैं, यूथ अब अपना खुद का रोजगार ढूंढ रहे हैं, यंग एज आ रही है, पढ़ी लिखी आ रही है, ठीक है, और भूगोल में नई नई खोजें हो रही, लिथियम का भंडार, अब दुनिया भर की बैटरी बनाने वाली कंपनी भागकर इंडिया आएगी। रेयर अर्थ मटेरियल मिला है भारत में, कोयला भारत में, तो वो भागकर भारत में आएंगे, क्योंकि इसके बिना वो बिजनेस नहीं होगा। अब जब सब कुछ हो गया तो भारत विकल्प बनने के लिए तैयार हो गया। बोले सरकार भी मजबूत है, जुडिशरी भी मजबूत है, सरकार हमें जो है जमीनें भी दे रही है, अब भारत में बिजली भी आ रही है, कानून व्यवस्था भी ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये आर्थिक संसाधन भी मौजूद है, श्रम भी मौजूद है। बोले सारे फैक्टर मौजूद है, चलो भैया भारत, चलो भैया भारत। तो इस खबर का ये मतलब था, बड़ा गहरी खबर थी ये, ठीक है। और इससे भारत की इकोनॉमी क्या हो जाएगी बता रहे हैं, 3.5 ट्रिलियन है, जो अगले 25 वर्षों में 35 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। तो ये पैसा हम भारतीयों के पास ही तो आएगा, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ेगी। अपनी मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर मास्टरी करनी ही होगी। पर सवाल है आंसर कैसे लिखे जाएं, आंसर लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे बेस्ट आंसर डिलीवर किया जाए, सोचा कैसे जाए, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे की जाए। कई बार ये सवाल आपको बहुत उलझाते हैं। मैं आपका गाइड ओजांक लेकर आ रहा हूं MAP मेंस आंसर प्रैक्टिस प्रोग्राम, जहां हर दिन आकर मैं आपसे मेंस आंसर प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा, वो भी सिलेबस वाइज, यानी कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाऊंगा, और साथ ही साथ सिखाऊंगा कि किसी क्वेश्चन पे एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां दिन में 1:30 बजे, या हमारे यूट्यूब चैनल IAS विद ओजांक सर पर ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। कितने प्राइस होनी चाहिए इसकी? 8,000, 10,000 या 12,000? नहीं, ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये टोटली फ्री क्लासेस हैं मेरे द्वारा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। तो अब देर किस बात की, जुड़ जाइए मैप प्रोग्राम के साथ, यानी मेंस आंसर प्रैक्टिस, और UPSC में अपनी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए।